हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ये पहला लेक्चर है सीरीज़ का, ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ का। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि ट्रांसफॉर्मर पे मैं जल्दी शुरू करूं, तो आज इसका पहला लेक्चर है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरी, जो कि कैसे फैराडे ने ट्रांसफॉर्मर की डिस्कवरी करी और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर जो है वो पिक्चर में आया। ठीक है, ये पूरी स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें बेसिकली तीन चीज़ें मैं आपको लोगों को बताऊंगा या सीखने को मिलेंगी आपको। सबसे पहले कि फैराडे ने कैसे डिस्कवर करा था इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को। दूसरी चीज़, कौन सा एक्सपेरिमेंट था फैराडे का जो उन्होंने 1830 में परफॉर्म करा था जिससे वो ट्रांसफार्मर डिस्कवरी कर पाए। और तीसरी चीज़, टाइमलाइन क्या थी ट्रांसफार्मर की, यानी कि कैसे कैसे ट्रांसफार्मर 1830 से लेके जो आज हम लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं वो किस टाइमलाइन से हमारे पास आया। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं शुरू करने से पहले कि यानी 1830 यानी कि 1830 तक जो कहानी थी उसमें हमें ये पता था कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए थे, या कह सकते हैं हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी बनाई जा सकती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी वायर के अंदर आई एम्पेयर करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें 1830 तक डिस्कवर की जा चुकी थी कि एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। ठीक है, लेकिन क्या इसका रिवर्सिबल पॉसिबल है? क्या एक मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट को जन्म दे सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है? इसके ऊपर डिबेट चल रही थी और इसी डिबेट में फैराडे जो थे उन्होंने इसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने पकड़ा इसे और इस पे काम किया, रिसर्च की। फैराडे के साथ साथ कई सारे और भी इंजीनियर और कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, जैसे कि हेनरी हो गए, जो भी इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे सेम टाइम पे। ठीक, लेकिन फैराडे का नाम इतना फेमस इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले रजिस्टर कराया वो चीज़ डिस्कवर करके। हेनरी को थोड़ा सा टाइम लगा था। ठीक है, खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो फैराडे ने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और वो एक्सपेरिमेंट जिससे उन्होंने ये कंफर्म करा कि मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस एक्सपेरिमेंट से ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी हुई। और वो जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेटअप कैसा था। तो जो फैराडे ने सेटअप लिया था वो बिल्कुल सिंपल सा सेटअप था, इस तरीके का। और उसमें उन्होंने एक फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन रिंग ली, जो कि आपके सामने है। ये रहा सॉफ्ट आयरन, ये वाली रिंग, यानी कि ये रिंग ली उन्होंने, जो कि इसकी थी फेरोमैग्नेटिक मेटल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मेटल की थी। इसके ऊपर उन्होंने कॉपर की कॉइलिंग करी। देखो लिखा हुआ है कॉपर की कॉइलिंग। ये क्या थी? कॉपर की कॉइलिंग। और एक ये कॉपर कॉइलिंग है। ठीक है, दो कॉपर कॉइलिंग करी। खास बात देखने वाली ये थी कि ये दोनों कॉइलें आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड मतलब, देखो अगर इसका सर्किट देखो, ये बैटरी है, स्विच है, ये वायर आएगा यहाँ तक गया, देन इस वाइंडिंग, इसने इस कॉइल को करा, देन यहाँ से बाहर आ गया। ये दूसरा वायर आया, इसने इसके ऊपर कॉइलिंग करी और यहाँ से निकल गया। पर ये दोनों वायर देखो यहाँ पे आपस में डिसकनेक्टेड है। ठीक, तो खास बात क्या थी, यानी कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप लिया था, सबसे खास बात थी कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कॉइल थी। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कॉइल्स का इस्तेमाल किया गया था। आइसोलेटेड कॉइल्स, ठीक, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कॉइल का इस्तेमाल करा था। ऐसा क्यों करा था, उसके पीछे रीजन समझो, या कह सकते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट का लॉजिक क्या था। तो फैराडे ने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर हमारे पास एक कॉइल है C1, ठीक है, एक कॉइल है मेरे पास C2, ठीक, और C2 के ऊपर उन्होंने लगाया था गैल्वेनोमीटर, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। एक गैल्वेनोमीटर यूज करा उन्होंने कहा यहाँ पे हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर G, ठीक, और यहाँ पे हम देंगे सप्लाई, ठीक, Vs। तो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई ये जो सप्लाई होगी ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल C2 के साथ लिंकअप करेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। अब ये जो C2 कॉइल है, अगर इस कॉइल के अंदर करंट आता है, यानी कि अगर इसके अंदर C2 कॉइल के अंदर करंट, कोई I2 करंट फ्लो करता है, उसको शो कौन करेगा? तो गैल्वेनोमीटर उसके डिफ्लेक्शन को शो कर देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अगर आपके C2 के अंदर कोई भी करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर हमें बता देगा कि करंट आ गया है। और वो करंट जो होगा उसका सोर्स क्या होगा? उसका सोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ही सोर्स हो सकता है, सीधी सी बात है। जब दोनों कॉइल आपस में लिंक नहीं है और एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट का कोई ना कोई तो एनर्जी सोर्स होगा। तो वो जो एनर्जी सोर्स था उसको नाम दिया गया था, वो कौन हो सकता है? वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। यानी कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर तुम्हारा डिफ्लेक्शन दिखा दिया विदाउट कनेक्टिंग दो कॉइलों को, विदाउटली इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग टू कॉइल्स, ठीक, तो ऐसे केस में हम ये मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जन्म दे रही है इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक
करंट में। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी कि ये जो डिस्कवरी जो हम लोग जो नहीं हो पाई थी, पहले हमें पता था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उसके लिए फैराडे ने ये पूरा सेटअप डिज़ाइन किया था। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन रही। तो अगर फैराडे की ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो उन्होंने 5 केस लिए फैराडे ने। पहला केस उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा स्विच को उन्होंने ऑफ रखा था। जिस समय स्विच ऑफ था उस केस में उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर था उसमें क्या था, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा। ठीक है, जिस समय स्विच ऑफ था। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब I2 इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई भी सेकेंडरी कॉइल में करंट नहीं जा रहा है। सेकेंडरी कॉइल कौन सी है, इसको मैं कह देता हूँ, ये होगी तुम्हारी C2 कॉइल 2, ये होगी सही 1 कॉइल 1। तो यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट हो गया I2 सेकेंडरी करंट, और ये वाला जो करंट हो जाएगा वो जाएगा I1। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी करंट, ये हो गया सेकेंडरी करंट। क्लियर है? तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या करा कि जिस समय सर्किट ऑफ था उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, यानी कि I2 इक्वल टू 0। सेकेंड केस, अब की उन्होंने क्या करा, उन्होंने जैसी सर्किट को ऑन करा, ठीक है, तो एट ऑन यानी कि जस्ट ऑन करा, जब जस्ट ऑन करा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्या अंतर है। जस्ट ऑन करा तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर जो था उसने डिफ्लेक्शन दिखाया। ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखाने क्या मतलब हुआ, एक करंट फ्लो कर गई, I0 इक्वल टू 0, यानी कि I2 करंट फ्लो कर गई। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहीं से फैराडे बहुत ज़्यादा खुश हुए, और ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था उस समय तक। क्योंकि क्या था कि इससे पहले आइडियली क्या होना चाहिए था कि मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए थी, जो कि क्योंकि खोजा नहीं गया था। लेकिन इस सेटअप ने ये बात कंफर्म कर दी कि नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने इस जो स्विच था उसको ऑन ही रखा, लेकिन जब उन्होंने स्विच ऑन रखा तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो था उसका नो डिफ्लेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग, यानी कि अगर आपने जिस समय स्विच को उन्होंने जस्ट टच करवाया, यानी कि जिस समय तुमने स्विच को जस्ट टच करवाया उस समय तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिया, पर अगर तुमने स्विच को ऑन पोजीशन में ही छोड़ दिया तो ऐसे में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि I2 अगेन इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, ये ऑब्जर्वेशन थी। तीन ऑब्जर्वेशन हो गई। चौथी ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास अगेन सेम, मैंने स्विच को क्या करा, अब की स्विच को ऑफ कर दिया। ठीक है, जस्ट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस जस्ट का मतलब ये बताऊंगा। जस्ट ऑफ करा तो अगेन उन्होंने जो गैल्वेनोमीटर लिया था उसने डिफ्लेक्शन शो करा। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ, I2 करंट फ्लो कर गई, I2 करंट इज देयर। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि उन्होंने इसे ऑफ रहने दिया, यानी कि जब तुमने स्विच को, ये स्विच था, ये ऑन था, एक बार उन्होंने ऑफ करा तो डिफ्लेक्शन था, पर जब स्विच ऑफ ही रहने दिया तो गैल्वेनोमीटर जो था उसने क्या करा, नो डिफ्लेक्शन, यानी कि I2 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो अगर इस पूरे केस में खास बात देखी जाए तो दो ऐसे केस थे जब I2 करंट फ्लो करेगा। एक था ये, जब तुमने जस्ट ऑन करा था। ठीक है, और दूसरा केस था ये, यानी कि जब तुमने जस्ट ऑफ करा था तब भी I2 था। ये दो केस। तो फैराडे ने जो पूरा ऑब्जर्वेशन देखा, उन्होंने ये कहा कि जब भी आप, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस पूरे सेटअप में जब भी तुम स्विच को बंद करोगे या स्विच को ऑफ करोगे, जिस मोमेंट पे ऑन या ऑफ करोगे उस मोमेंट पे गैल्वेनोमीटर ने फ्लक्चुएशन दिखाएगा। ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अभी इन्होंने रीजन नहीं दिया था ऐसा क्यों होता है, उन्होंने केवल इतनी सी बात देखी और नोट करी, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ठीक, समझ में आ गई बात कि जब भी आप स्विच को ऑन या ऑफ करोगे केवल उतनी देर के लिए जिस इंस्टेंट पे करोगे, बस स्लाइटली गैल्वेनोमीटर जो होगा वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पर अगर तुम स्विच को ऑन रहने दोगे या स्विच को कंप्लीटली ऑफ रहने दोगे, उस समय गैल्वेनोमीटर जो है कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से फैराडे ने कहा, पहले उन्होंने सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर ये सेटअप है हमारे पास, उन्होंने कहा कि जब ये दोनों कॉइलें आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, ये दोनों कॉइलें आपस में कनेक्टेड नहीं इलेक्ट्रिकली, तो फिर I2 करंट आया कहाँ से, पहला क्वेश्चन जो उन्होंने अपने आप से पूछा। तो उसका उन्होंने आंसर दिया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उन्होंने सेटअप जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा भाई ये जो I2 करंट है ये किसी ना किसी वोल्टेज से आया होगा। ठीक है, E2 से आया होगा, और ये वोल्टेज जो है ये किसी सोर्स से आया होगा। तो सेकेंडरी कॉइल की अगर बात की जाए, यानी कि ये पूरी जो कॉइल है इससे तो कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्टेड ही नहीं है, केवल एक कौन सी एनर्जी कनेक्टेड है, मैग्नेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट, केवल इससे मैग्नेटिक एनर्जी कनेक्टेड है। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तुम कॉइल 2 में देख रहे हो वो कहाँ से आ रही है, वो मैग्नेटिक एनर्जी से खींच रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि जिम्मेदार है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। और यहाँ से वो जो कॉन्सेप्ट प्रूव करना चाहते थे कि मैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से उन्हें ये बात कंफर्म हो गई कि आप एक मैग्नेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने स्टार मार्क करा था, कब, जब आपकी ट्रांजिएंट स्टेट हो, यानी कि जब करंट वेरिएबल हो, यानी कि जब I1 क्या हो वेरिएबल हो।
वेरिएबल करंट, और समझ में आ रहा है। तो ये वेरिएबल करंट, ठीक। अब क्योंकि तुम बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो बैटरी में अगर मान लेते हैं आपने स्विच यूज़ नहीं करा, तो इन केस डेट केस क्या होगा, बैटरी तुम्हारी क्या रही, कांस्टेंट करंट देती रहेगी, और अगर कांस्टेंट करंट देगी तो कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है बात ये। तो ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि ये जो करंट थी I1 जो कि वेरिएबल करंट थी, जब तक करंट वेरिएबल होगी प्राइमरी में, केवल तभी तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। यानी कि उन्होंने क्या निकाला कि एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपने देखो इन केस में क्या हुआ, जैसे थर्ड वाला केस देखो, इस केस में ऑन है तो प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा था तो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड भी थी, लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में देखो डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। यानी कि अगर तुमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर बनाई, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये वाली, ये रही, ये फेरोमैग्नेटिक कॉइल है, और इस फेरोमैग्नेटिक कॉइल के अंदर क्या है, ये रही मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से रोटेट कर रही होगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट रही, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स अगर रोटेट कर रहा है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, तो इन दैट केस कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर, यानी कि कोई भी एनर्जी कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक। तो एनर्जी कन्वर्जन कब होगा, इंपॉर्टेंट चीज, जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लोगे, केवल तभी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, ठीक है। यानी कि एनर्जी कन्वर्जन कब होगा, इन वेरिएशन, जब वेरिएशन लोगे। और कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले लोगे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो नो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, यानी कि तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यानी कि फैराडे ने यहाँ से सिंपल सा लॉ दिया कि जब भी आप वेरी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे किसी कॉइल के अंदर, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से फैराडे ने कहा कि एक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को जन्म दे सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। तो ये इनका फैराडे का जो था पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने इस पूरे सेटअप से निकाला, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, नाम यहाँ पे उन्होंने 2 नाम दिए, वो नाम कौन कौन से थे, तो पहला उन्होंने कहा, यानी कि अगर ये मेरे पास कॉइल है सेम, तो ये वाली जो कॉइल है, यानी कि जिसको हम बात कर रहे हैं, ये वाली, ये पर्टिकुलर, यानी कि C1 कॉइल, ये C1 कॉइल थी, ये C2 कॉइल थी। तो C1 कॉइल के अंदर जब आप वोल्टेज लगाओगे और करंट फ्लो कराओगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, जो करंट जब आप टच कराओगे, तो वो आएगा E1, ठीक है। और जो C2 कॉइल है, इसके अंदर जो वोल्टेज आएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा I2, ठीक है, उस वोल्टेज को नाम दिया उन्होंने E2। ये जो E2 था और एक था E1, ये 2 वोल्टेज आ गए, समझ में आ गई। तो E1 कॉइल के अंदर जो वोल्टेज आएगा वो होगा E1, और E2 कॉइल के अंदर आएगा E2, सही, C2 कॉइल के अंदर, ठीक है। तो अब इन वोल्टेज की क्या कहानी है, तो उन्होंने कहा ये जो E1 आएगा, E1, ये होगा सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। और जो E2 आएगा, जिसकी वजह से कॉइल डिफ्लेक्शन आ रहा था, वो होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो जो E1 वोल्टेज था वो था सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, और जो E2 था वो था म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। इसमें जो वर्ड म्यूचुअली है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। म्यूचुअली जो वर्ड है, ये इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल पावर आपकी कनेक्टेड नहीं है, वाया मैग्नेटिक एनर्जी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है और सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बना रखा है, और वो लेक्चर है आपका इंडक्शन का, इंडक्शन के ऊपर, इंडक्टर के ऊपर लेक्चर है। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बताया है वहाँ पे कैसे इंडक्टर काम करता है, कैसे मैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, और किस तरीके से सेल्फ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज उसके अंदर जन्म लेते हैं, उनका मतलब क्या होता है, सारे के सारे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो इसके लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, इंडक्टर के ऊपर लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट की सीरीज में, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, इलेक्ट्रिकल मशीन करके सीरीज है, उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हो, इंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया कि ये वोल्टेज हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। E1 हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, और E2 हो गया म्यूचुअली। खास बात क्या थी, ये दोनों वोल्टेज कब आएंगे, E1 कब आएगा, E1 तब आएगा जब I1 में वेरिएशन होगा, ठीक है। और E2 वोल्टेज कब आएगा, E2 वोल्टेज तब आएगा जब क्या होगा तुम्हारा, अगेन फ्लक्स में, यानी कि फ्लक्स में वेरिएशन होगा, फ्लक्स में वेरिएशन होगा। और कौन से फ्लक्स में वेरिएशन होगा, ये वाले, यानी कि कोर के अंदर फ्लो होने वाले फ्लक्स में, यानी कि इसमें जब फ्लक्स में जब वेरिएशन होगा तब आपका E2 आएगा, ठीक। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर तुम्हें डेवलप करना है तो उसके लिए फ्लक्स जो है वो वेरिएशन में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इसको समझने कह सकते हैं, यहाँ पे कॉइल है, ये मान लेते हैं C1 है, और दूसरी कॉइल जो है वो C2 है। तो C2 के अंदर जो EMF आएगा वो E2 आएगा, और C1 के अंदर जो EMF आएगा वो E1 आएगा, ठीक है। अब E1 जो आएगा
वो कब आएगा, जब I1 में वेरिएशन लाओगे। अगर I1 में वेरिएशन लाओगे तो E1 आएगा। और ये C2 में जो E2 वोल्टेज आएगा ये कब आएगा, जब इससे लिंक होने वाले फ्लक्स में यानी कि फाई में चेंज लाओगे। जब तुम फ्लक्स में चेंज लाओगे तो C2 कॉइल जो है इसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा E2। समझ में आ रही है? ये फैराडे की ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने निकाला। नाउ इन सब चीज़ों से उन्होंने बताया कि भाई दो इंडक्शन कॉन्सेप्ट दिया फैराडे ने, इसी सेटअप से सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज का कॉन्सेप्ट दिया, म्यूचुअली इंड्यूस वोल्टेज कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जब भी आप वेरिएबल सोर्स से वेरिएबल फ्लक्स बनाओगे तो उससे एक वेरिएबल एनर्जी मिल जाएगी। सबसे खास बात जो उन्होंने जोड़ी वो क्या करा, जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, एक तरफ थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और ये सेपरेट थी बाउंड्री, इधर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बीच में उन्होंने क्या ला दी, मैग्नेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? देखो यही तो है, इसको ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे सेटअप, भाई इधर क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इधर क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस कॉइल में अंदर कौन सी है, मैग्नेटिक एनर्जी। यानी कि दोनों एनर्जी हैं, ठीक, दोनों एनर्जी और बीच में मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में जा सकते हो, ये तो ऑलरेडी 1830 तक डिस्कवर हो चुका था। खास बात जो उनको मेजर कंट्रीब्यूशन था फैराडे का, जिसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था कि मैग्नेटिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हो। ये जो सेकेंडरी कॉइल थी यानी कि C2 में जो उन्होंने करके दिखाया कारनामा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, उससे ये चीज़ प्रूव हो गई कि आप एक मैग्नेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। शर्त क्या है, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी ये क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, बस यही एक शर्त है। समझ में आ गई? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की, बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन की, भाई क्या हुआ कैसे हुआ। तो देखो भाई 1830 में फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। अच्छा एक बात बताना रह गई, भैया इस सब में ट्रांसफार्मर कहाँ गया, सेल बताया, म्यूचुअल बताया, ट्रांसफार्मर कहाँ गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का वो आया ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो इन्होंने सॉफ्ट आयरन कोर, एक तरफ वाइंडिंग ये, एक तरफ वाइंडिंग ये, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर, यही तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, यही आपका ट्रांसफार्मर है। तो जो फैराडे ने जो सेटअप यूज करा था ना सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, या कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए, जो उन्होंने प्रूव करने के लिए कि भाई मैग्नेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, इसको प्रूव करने के लिए सेटअप यूज करा था ना, वो सेटअप ही तुम्हारा ट्रांसफार्मर है। तो ये जो सेटअप है यही तुम्हारा प्रिमिटिव ट्रांसफार्मर, प्रिमिटिव मतलब इनिशियल कंडीशन का, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल ट्रांसफार्मर था वो यही था। तो इसीलिए फैराडे को ट्रांसफार्मर का क्रेडिट दिया जाता है। समझ में आ गई बात, ये कि हम लोग क्यों कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो जनक है वो फैराडे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सेटअप यूज करा था उसके अंदर जो उन्होंने डिवाइस यूज करी थी ना, वो ही तुम्हारी ट्रांसफार्मर थी। क्लियर हो गया यहाँ पे? फैराडे को नहीं पता था कि भाई ये ट्रांसफार्मर है या एसी में। देखो खास बात देखना ध्यान से, फैराडे को ये चीज़ नहीं पता थी कि वो जो बना रहे हैं या जो सेटअप यूज कर रहे हैं वो आगे चल के ट्रांसफार्मर बनेगा। रीजन क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने डीसी बैटरी यूज करी, जबकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो तुम्हारा एसी पे वर्क करता है, ठीक है, और उस समय तक एसी थी ही नहीं। तो यानी कि जो लॉजिक था ट्रांसफार्मर का वो फैराडे ने यूज करा बाई चांस। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का जो एक्चुअल पर्पस था, जो एक्चुअल रोल था ट्रांसफॉर्म करने का एसी में, वो आया आगे चल के, उसको हम लोग देखते हैं। इसी के लिए टाइमलाइन पढ़ना जरूरी है, तो टाइमलाइन को जरा सीख लेते हैं। सबसे पहले 1830 के अंदर फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था, डिस्कवर किया फैराडे ने क्या करा, डिस्कवर करा ट्रांसफार्मर को, मतलब उन्होंने खोज करके निकाला ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। इसे एक्सीडेंटल कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रांसफार्मर बनाने के वो बिल्कुल मूड में नहीं थे, उनका मेन पर्पस कुछ और ही था जो हमने अभी तक डिस्कस करा। देन 1878 में जब एडिसन ने क्या करा, बल्ब बनाया, पहला बल्ब, ठीक है, बल्ब बनाया, इसके ऊपर मैं लेक्चर ले चुका हूँ। एडिसन ने जब बल्ब बनाया, देन उन्होंने क्या करा, उस बल्ब को कोई खरीदने को तैयार लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, कमर्शलाइज करने के लिए, उस बल्ब को प्रमोट करने के लिए सिस्टम सेटअप करा। 1882 में पहला डीसी पावर सिस्टम की उन्होंने नींव डाली, डीसी पावर सिस्टम की, ठीक है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसके ऊपर मैं फर्दर एक लेक्चर बनाऊंगा, और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं बताऊंगा उसमें कैसे ट्रांसफार्मर ने दुनिया बदली, डीसी पावर सिस्टम को बदला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एडिसन को हराया। ये चीज़ आप वैसे करंट ऑफ वॉर करके एक मूवी है उसमें भी देख सकते हो, डिस्कवरी पे भी इसकी डॉक्यूमेंट्री पड़ी है। खैर, तो 1882 में ये करा है उन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया ट्रांसफार्मर की दुनिया में वो आया 1885 में, जब वेस्टिंग हाउस जो कि कंपटीटर थे एडिसन की डीसी पावर कंपनी के, तो वेस्टिंग हाउस ने क्या करा, वेस्टिंग हाउस इन्होंने
पहली बार ट्रांसफार्मर को खरीदा मार्केट से, ट्रांसफार्मर यूज़ करा इन्होंने एसी सिस्टम में, इन्होंने ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करा एसी सिस्टम में, एसी सिस्टम में, ठीक है। यहाँ से इन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया, ठीक। उसके बाद दूसरा जो कंट्रीब्यूशन था वो था स्टैनले का। तो 1885 में वेस्टिंग हाउस ने ट्रांसफार्मर खरीदा और 1887 के अंदर उन्होंने फर्स्ट एसी सिस्टम लॉन्च करा, यानी कि फर्स्ट एसी पावर सिस्टम बनाया, पावर सिस्टम बनाया किसने? वेस्टिंग हाउस ने, वेस्टिंग हाउस ने, ठीक है। तो 1885 में जब उन्होंने ट्रांसफार्मर खरीदा था, यहाँ से लेके 1887 तक इसके अंदर ट्रांसफार्मर को बहुत तेजी से चेंज करा गया। और ये काम कौन कर रहे थे? ये काम कर रहे थे स्टैनले, स्टैनली, ठीक है। स्टैनली थे, एक इंजीनियर थे, वेस्टिंग हाउस में काम करते थे। उन्होंने ट्रांसफार्मर देखा और उन्होंने कहा कि यार इस ट्रांसफार्मर में तो बहुत पोटेंशियल है और इसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने, स्टैनले ने उस ट्रांसफार्मर को जो वेस्टिंग हाउस ने खरीदा था उसका इस्तेमाल उन्होंने एसी पावर को ट्रांसमिट करने में करा 1887 में, ठीक। तो पहली बार जो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल एसी पावर सिस्टम में हुआ था, एसी पावर को भेजने के लिए, वो वेस्टिंग हाउस ने 1887 में करा था। एंड फाइनली 1924 में पहला फर्स्ट 110 केवी की ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, कहाँ पे? जर्मनी में। तो जर्मनी में पहली बार 110 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बिछा के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके पावर को ट्रांसमिट किया गया। तो ये बेसिक टाइमलाइन है। आगे इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होते गए, पर वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन थी जिसके ट्रांसफार्मर आज के समय में जो देखते हो, यानी कि जो एसी में यूज़ होने लगा, वो 1924 के बाद से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ होने लगा। पहली बार लेकिन वेस्टिंग हाउस ने यूज़ करा था एसी पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर को, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहले मैंने आपको बताया कि 1830 तक हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्जन तो पता था, पर मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक में करा जा सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका क्रेडिट जाता है फैराडे को। उन्होंने क्या करा? फैराडे ने एक सेटअप तैयार करा और इस सेटअप का जो मेन मकसद था कि अगर गैल्वेनोमीटर जी को में डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब C2 के अंदर करंट है, और C2 के अंदर करंट, भाई सोर्स तो कनेक्टेड नहीं था, तो वो करंट कहाँ से आ रहा है? वो मैग्नेटिक एनर्जी। यानी कि ये बात प्रूफ हो जाएगी कि मैग्नेटिक एनर्जी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में को भी, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये उनकी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने जो खास बात देखी कि जिस समय उन्होंने जस्ट ऑफ करा, जस्ट का मतलब होता है जब आपने टच करा है, यानी कि जब स्विच ऑफ करा है या जस्ट ऑन करा है, तो जब उन्होंने देखा कि इन दो कंडीशन में आपकी जो कॉइल थी उसके अंदर क्या हुआ? एक करंट फ्लो कर गया, यानी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक। तो उन्होंने ये जो डिफ्लेक्शन था इसको लिए उन्होंने बताया, खास बात क्या थी कि ये कब हो रहा था डिफ्लेक्शन? जब आप करंट को ऑन या ऑफ कर रहे थे, यानी कि करंट को चेंज कर रहे थे। तो यहाँ से उन्होंने लॉजिक दिया कि जब आप करंट में चेंज लाओगे, या कह सकते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे, केवल तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक। ओके, समझ में आ गई होगी। देन उन्होंने क्या कहा कि जब I1 में वेरिएशन आएगा तो एक E1 वोल्टेज आएगा, जिसको उन्होंने नाम दिया सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज। दूसरा उन्होंने कहा जब E2 में चेंज आएगा तो उन्होंने कहा कि इसको नाम दिया उन्होंने म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज, ठीक। यानी कि फ्लक्स में अगर वेरिएशन, देखो अगर करंट में वेरिएशन लाओगे प्राइमरी करंट में, यानी C1 कॉइल में, तो जो वोल्टेज उस कॉइल C1 के अक्रॉस आएगा वो होगा सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज। लेकिन अगर उसी करंट से तुम फ्लक्स में चेंज लाओगे, जो वो फ्लक्स जो E2 से जुड़ा हुआ है, यानी C2 से जुड़ा हुआ है, C2 कॉइल से, यानी वो फ्लक्स जो इस कॉइल से जुड़ा हुआ है, C2 वाली कॉइल से, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज, ठीक। ओके, नाउ फिर लास्ट में उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करा, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ठीक है। C1 में देखो एक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ थी? ये एनर्जी थी C1 की और ये एनर्जी थी C2 की। उन्होंने कहा दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बीच में उन्होंने मैग्नेटिक एनर्जी ली वेरिएबल। उन्होंने ये दिखा दिया प्रूव करके कि जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो उससे इलेक्ट्रिकल वेरिएबल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वेरिएबल मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी, और वेरिएबल मैग्नेटिक एनर्जी से वेरिएबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस हम निकाल सकते हैं C2 कॉइल में, ठीक। यहाँ पे हमने उसके बाद इसकी टाइमलाइन देखी, यानी कि जो फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था वो एक कॉन्सेप्ट था। उन्हें फैराडे को नहीं पता था कि उन्होंने ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी कर ली है। ट्रांसफार्मर का जो मेजर एप्लीकेशन था वो 1885 में आया, जब वेस्टिंग हाउस ने एसी पावर सिस्टम की स्थापना करी, और वहाँ पे स्टैनले ने उसको डेवलप करा, और 1887 में पहली बार एसी पावर सिस्टम में हमने ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करा, ठीक। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, स्टोरी क्लियर हो गई होगी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ओके, नाउ आने वाले लेक्चर में, यानी कि फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो एडिसन ने जो डीसी पावर सिस्टम बनाया था उसकी क्या कमियां थी, और कैसे एक ट्रांसफार्मर की मदद से वेस्टिंग हाउस और देन एसी पावर सिस्टम ने फाइनली टेक ओवर करा डीसी पावर सिस्टम को, और कैसे ट्रांसफार्मर ने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जाने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा कि आप, देखता हूं कि क्या आप इसको बता सकते हो। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे आपको वैसे दे चुका हूँ, आपको थोड़ा सोचने पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो है इनके बारे में सोचना। सबसे पहले स्विच का इस्तेमाल क्यों करा फैराडे ने? पहला क्वेश्चन। सेकंड,
हाउ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन टू नॉन टचिंग कॉइल, कैसे दो नॉन टचिंग कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि एक कॉइल है दूसरी कॉइल है और उनके बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो जा रही है जबकि वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट फोरमोस्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि फैराडे ने गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल क्यों करा जब वो एमीटर और वोल्ट मीटर भी तो कर सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं करा उन्होंने। ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको छोड़ रहा हूँ, आपके पास समय है। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको डालूंगा उसके अंदर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हो तो आप उससे मैच कर लेना, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।